हम पढ़ेंगे कि भारत में ग्लोबलाइजेशन जो है वो कब शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन क्यों आया, ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, ग्लोबलाइजेशन को कौन से लोग ऐसे स्कॉलर्स हैं जो सही मानते हैं, ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन से स्कॉलर उसको सही नहीं मानते हैं, किनको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से तरक्की हो गई, किसको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीब और गरीब हो गया। ये सारी डिबेट आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आप लोगों को ख्याल ये रखनी है कि ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बार बार बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसको आम जबान में बहुत ही सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए पूंजी, गुड्स यानी सामान, कच्चा माल हो या पक्का माल हो या फिर इंसान जो होते हैं उसका प्रवाह होता है, फ्लो होता है। और जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट कर जाती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन यही है तो भारत में बहुत से सालों से या दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में कच्चे माल का आदान प्रदान भी हो रहा है, पक्के माल का भी आदान प्रदान हो रहा है, एक तरह से दौलत और माल का भी आदान प्रदान हो रहा है, उसका प्रभाव हो रहा है। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं समंदर के रास्ते, जमीन के रास्ते व्यापार कर रहे हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में बस रहे हैं। तो ये तो कोई नई बात तो नहीं है, ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी था। और खासकर अंग्रेजों के जमाने में अगर आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल पीरियड, उस दौर में आप देखेंगे कच्चा माल, पक्का माल, ये सब सारी चीजें आपने इतिहास में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि पहले अंग्रेज यहाँ पे मर्चेंट बन के आए हैं, व्यापारी बन के आए हैं, फिर यहाँ से कपड़ा और बाकी चीजें खरीद के लेके जाते थे। फिर यूरोप के अंदर में क्या हुआ कि वहां पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहां पे कल कारखाने बड़े एडवांस हो गए। और उसके बाद से धीरे धीरे क्या होने लगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वो लोग शोषण करने लगे। और क्या हुआ कि वो अपने माल को यहाँ पे ठूसने लगे, यहाँ बने हुए वस्तु को हमारे भारत के बाजारों में उसको डैम्प करने लगे और यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे। और इस तरह से इंडियन अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत हद तक कमजोर हो गई। और कॉलोनियल जब हम कहते हैं या कॉलोनी कहते हैं, तो एक बात आपने कभी आपको देखा है कि कॉलोनी का क्या मतलब हुआ। कॉलोनी को कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नौ आबादकार। इसका मतलब हो गया कि कहीं आप जाके सेटल होते हैं। तो अंग्रेज भी आके यहां पे सेटल्ड हुए, कॉलोनी में तो सेटल होगा ही होगा ना। जब सेटलमेंट होगा तो इंसान ही तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो इंसान का भी फ्लो है। बहुत सारे अंग्रेज लोग भारत में आकर रहने लगे, तो आप देखोगे कि यहां से कच्चा माल बाहर जा रहा है, वहां से बना हुआ गुड्स यहां पे आ रहा है, इंसान का भी आदान प्रदान हो रहा है। वहां के लोग यहाँ हाकिम बन के रूल करने के लिए आ रहे हैं और उनकी कॉलोनियां अंग्रेजों की हो रही है। सिविल लाइंस और इस इलाके में अंग्रेज लोग रहते थे एक जमाने में, दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे इलाके थे। और दूसरी बात क्या थी कि भारत के भी बहुत सारे जो राष्ट्रीय नेता थे, चाहे महात्मा गांधी हो या नेहरू जी हो, ये लोग भी बाहर जाके पढ़ाई की कि नहीं पढ़ाई की है, लंदन में और इंग्लैंड में जाके इन लोगों ने पढ़ाई की। तो इंसान का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो पूछा जाएगा, कोई सवाल पूछ सकता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन कौन सा नई चीज है ना। ग्लोबलाइजेशन कोई नहीं, तो पहले भी हो रहा था। और इसी को कुछ लेफ्ट के विद्वान कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है, ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म यानी वैश्विक पूंजी का एक चरण है, एक अलग दौर है। वैश्विक पूंजीवाद जो है उसका एक नया रूप है ग्लोबलाइजेशन। कोई ग्लोबलाइजेशन नया नहीं है, एक रूप था जो अंग्रेजों के जमाने में शोषण होता था, एक रूप उसके बाद में आया और एक ग्लोबलाइजेशन का एक नया रूप है। यानी ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज नथिंग न्यू। ग्लोबलाइजेशन जो है वो वैश्विक पूंजी का एक चरण है, एक नया रूप है, एक नया उसका फॉर्म है। वैश्विक पूंजी का ही एक नया चेहरा है वो, समझ रहे हैं मेरी बात।
जब हम कहते हैं कि वैश्विक पूंजी का एक नया चेहरा है, यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही हो गया वैश्विक पूंजी हो गया, वैश्विक पूंजीवाद हो गया, आज एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ग्लोबलाइजेशन पहले के दौर में और आज के दौर में फर्क है। अगर पहले ग्लोबलाइजेशन को अगर हम माने भी की था, लेकिन आज के दौर में एडवांसमेंट बहुत टेक्नोलॉजी में हो गया है, एडवांस बहुत ही टेक्नोलॉजी हो गया है इस वजह से, और स्केल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो अनोखा और नया इसलिए है कि आज के ग्लोबलाइजेशन का स्पीड बहुत तेज है, और दूसरी चीज क्या है कि आज के ग्लोबलाइजेशन में स्केल भी बहुत बढ़ गया है, स्केल लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन को लेके ये डिबेट है। तो सवाल यह है कि भारत में ग्लोबलाइजेशन जो है, कुछ लोगों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन था पहले, अंग्रेजों के जमाने में जो ग्लोबलाइजेशन के जो फीचर हैं कि कैपिटल का प्रवाह होता है ना, पूंजी का प्रवाह होता है ना, ये सारी चीजें अंग्रेजों के जमाने में भी थी, है ना। लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, आज के दौर में जो ग्लोबलाइजेशन है वो अलग इस माने में है क्योंकि आज स्केल और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर अंग्रेजों के जमाने में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक आरपी दत्त नाम के एक इतिहासकार थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी थे, उनकी एक किताब आती है इंडिया टुडे। क्या नाम है उस किताब का? इंडिया टुडे में उन्होंने जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी उसको 3 फेजेस में बांटा है उसको, है ना, 3 फेजेस में बांटा है। एक दौर था मर्केंटाइल पीरियड था जिसमें लोग आप व्यापारी बन के आए थे, दूसरा फेज इंडस्ट्रियल का हुआ और तीसरा फेज फाइनेंस का हुआ, है ना। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों के दौर में भी हमारा बहुत शोषण हुआ, है ना, और जब हमें आजादी मिली तो आजादी की लड़ाई के दौरान जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे नेहरू जी हो, इन लोगों ने ये सोचा था कि अब जब मुल्क आजाद होगा तो हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे जो अर्थव्यवस्था भारत को मजबूत करे, है ना। तो आजादी के बाद से जो अर्थव्यवस्था भारत में आई उसको हम कहते हैं मिश्रित इकोनॉमी। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर में पूंजीवादी व्यवस्था के भी गुण हैं और उसके अंदर में समाजवादी व्यवस्था के भी गुण हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के गुण ये हैं कि समाज के अंदर में निजी संपत्ति को खत्म नहीं किया गया, समाज के अंदर में जो पूंजीपति थे उसको खत्म नहीं किया गया। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था, कोई भी देश उसको प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, आपने सुना होगा योजना आयोग, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो हमारी अर्थव्यवस्था में योजना बनाने का भी काम हुआ, 5 सालों का योजना बनता था। फिर सरकार आर्थिक मामलों को ज्यादा से ज्यादा उस मामले को खुद अपने हाथ में रखती थी और बड़े कल कारखाने जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे उसको सरकार अपने हाथ में रखती थी, जैसे माइनिंग, जैसे रेलवे, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स होते थे, पेट्रोलियम, ये सबको सरकार अपने हाथ में रखती थी और पूंजीपतियों को छोटे छोटे जो होते हैं उस तरह के सेक्टर्स को उनको देती, छोटे या जो कम इंपॉर्टेंट के हैं। सरकार का मानना था कि ठीक है पूंजीपतियों को भी रखो, इनसे भी काम लो, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो हम करेंगे, हम गरीबी को दूर करेंगे। और आजादी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर थी, तो उस समय नेताओं ने और देश के बड़े बड़े लीडरों ने ये प्लान किया कि देखो अब हम बाहर के गुड्स को प्रमोट इंडिया में ज्यादा नहीं करेंगे, बाहर के गुड्स को प्रमोट इंडिया में नहीं करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि बाहर की गुड्स नहीं आती थी, भाई मजबूरी है, अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है या गेहूं घट गया तो आपको बाहर से लेना ही होगा। लेकिन ये उस समय के नेताओं की, उस समय के जो प्लानर्स की एक सोच थी कि यार हमें अपना कल कारखाना पैदा करना है ना, हमें अपना कल कारखाना पैदा करना है, हमें अपने देश में उत्पादन को बढ़ाना है ना, हमें अपने देश में परचेजिंग पावर को बड़ा करना है, हमें खुद का सामान बनाना है, हम खुद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आपने गाना सुना होगा, जो गाना राज कपूर का है, मेरा जूता है जापानी, ए पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कहने का मतलब है कि हम बाहर के देशों से
हम उनके जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको हम ले सकते हैं, लेकिन हमको अपने आप को एक मजबूत करना। ये नेहरूवियन जो सोशलिज्म था वो इस तरह का था कि हम इसको एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएंगे, समाजवादी व्यवस्था को लाएंगे, अपने कल कारखाने को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे, अपने बड़े बड़े कारखाने चलेंगे और सरकार बहुत ही जोर शोर के साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को सामने लाएगी, गरीबी को दूर करेगी, प्लानिंग करेगी और हर चीज को लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा, वेलफेयर के लिए किया जाएगा। तो अंग्रेजों के जमाने में जो हमारे एक्सपीरियंस थे उसकी वजह से भारत के लीडरों ने आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया, है ना। आफ्टर फ्रीडम इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी ड्यू टू ब्रिटिश एक्सपीरियंस। उनको लगा कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने आके हमें लूटा, अब नहीं चलेगा, वो लूट वाली बात नहीं चलेगी। और इसी दौरान में उन लोगों ने क्या किया कि जो बाहर की वस्तु भारत में आके न बिके तो उसको रोकने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है कि इंपोर्ट भारत में ज्यादा ना हो, इसलिए इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है ना। टैक्स लगा देने की वजह से क्या होता है कि ये अगर मान लीजिए किताब बाहर में छपी हुई है और इस किताब की कीमत है 100 रुपए और हमने इसको टैक्स लगा दिया 30 रुपए, तो भारत में इसकी कीमत होगी 130 रुपए। तो इंडियन बुक कोई छापेगा और 90 रुपए में बेचेगा तो कोई 130 का नहीं लेगा, 90 वाली किताब लेगा। तो ये जो पॉलिसीज थी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी, प्रोटेक्शन करना, संरक्षणवादी नीति थी। संरक्षण करना है, किससे करना है? भारतीय पदार्थ को बाहर की वस्तुओं से, नहीं तो बाहर के देश के बने हुए सामान अगर आएंगे लोग वही खरीदेंगे तो यहां के कल कारखाने कमजोर हो जाएंगे। ये हमारी अर्थव्यवस्था नेहरू के जमाने में चली। नेहरू जी जो थे वो उनके जाने के बाद इंदिरा जी भी बहुत हद तक इसी पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ी, लेकिन 1980 के बाद से धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हुआ था उसका असर भारत में भी दिखने लगा और भारत भी एक तरह से नेहरूवियन मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी से थोड़ा दूर जाने लगा और वो ग्लोबलाइजेशन और वो आपको पूंजीवादी व्यवस्था, वो निजीकारी वाली व्यवस्था और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की तरफ जाने लगा। एकाएक नहीं गया, कोई चीज ऐसा नहीं है कि बटन दबा और उदारीकरण हो गया। खासकर राजीव गांधी जी के दौर में 84 से लेकर 89 के बीच में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत हद तक आपको अब कैपिटलिस्ट और जो आपको होता है पूंजीवादी और ग्लोबलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? जगदीश भगवती का नाम मैं पहले क्लास से बोल रहा हूं। जगदीश भगवती जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन के बहुत कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने कहा यह सिस्टम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में गरीबी दूर नहीं हो रही है, इसके अंदर में क्या हो रहा है, वित्तीय संकट हो जा रहा है, इस अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जा रहा है और स्लगिश रेट ऑफ ग्रोथ है। स्लगिश रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है जो ग्रोथ का दर है ना वो बहुत ही नीचे चला गया है, यानी इकोनॉमी नहीं चल रही है। गाड़ी जो है ना, कितना भी इसमें तुम तेल डाल रहे हो, ड्राइवर कितना भी एक्सेलेटर चला रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो जगदीश भगवती जो थे मिक्स्ड इकोनॉमी के विरोधी थे। क्या थे? उसके कट्टर विरोधी थे और उन्होंने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इंडियन प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता था, जो प्रोटेक्शनिज्म था, जो प्लान्ड इकोनॉमी था, ये ठीक सिस्टम नहीं है। और उसके बाद से उन लोगों ने इस व्यवस्था का क्रिटिसिज्म किया मिक्स्ड इकोनॉमी का, और उन लोगों ने जो आलोचना की तो वो लोग अब किसके फेवर में बोलने लगे? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के फेवर में। और उनका क्या कहने, उनका क्या था कि स्वास्थ्य, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीजों को इग्नोर कर दिया गया, यानी रोटी कपड़ा मकान के जो इशू हैं उसको दरकिनार कर दिया गया और वित्तीय संकट होने लगे और जो ग्रोथ, विकास का दर कम हो गया और ये सब जो चीजों की वजह से गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा इसका रास्ता क्या है? तो ये नेहरूवियन मॉडल को छोड़ो, कहां चलो? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो, आर्थिक सुधार करो और क्या करो? रेगुलराइजेशन करो, डीरेगुलेशन करो। डीरेगुलेशन का मतलब है कि पहले लाइसेंस और कोटा राज होता था। आपको चीनी, नमक, कुछ चीजें, गेहूं लेने के लिए आपको जाना पड़ता था जन वितरण प्रणाली में। मार्केट में जो चीजें होती थी वो महंगी बिकती थी, लोग लंबे लंबे लाइन लगाते थे, है ना।
आपने रोटी फिल्म देखी होगी राजेश खन्ना की, एक पब्लिक है ये सब जानती है, जो जा रहे हैं लाला के घर पे जा रहे हैं लेने के लिए अनाज, तो कहता है कि नहीं अनाज नहीं है, खत्म हो गया। आपने देखा होगा ना आपने। तो पहले के दौर में लाइसेंस था, आज क्या है कि आप मार्केट में जाके खरीद सकते हो, है ना। पहले आपको टेलीफोन के लिए लाइन लगाना पड़ता था, एप्लीकेशन डालो, ये करो वो करो। अब क्या है कि आपके घर पर भी कोई आ सकता है आपको सिम देने के लिए। तो अब जो मॉडल आया वो मॉडल आया रिफॉर्म्स। अब कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं, ओपन इकोनॉमी, लिबरलाइज करो, उद्योग धंधे को बढ़ाओ। और सरकार को चाहिए कि उद्योग धंधे को बढ़ाओ, उद्योगपति को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दो। और जो पहले वाला जो मॉडल था कि हमको मिक्स इकोनॉमी करनी है, हमको प्राइवेट सेक्टर को कम से कम रोल देना है, गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा देना है, हमको इंडियन प्रोडक्शन को ज्यादा इंकरेज करना है, प्रोटेक्शनिज्म करना है, प्लान्ड इकोनॉमी करना है, ये सब नहीं चलेगा। अब मैं बता रहा हूं जो प्लानिंग कमीशन होता था पहले, अब उसको बदल के मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, नीति आयोग बना दिया उनको। यानी उनको इस प्लान्ड इकोनॉमी से उनको क्या प्रॉब्लम है कि उनको वो चाह रहे हैं प्लान्ड इकोनॉमी, प्रॉब्लम है क्योंकि ये पहले की व्यवस्था से है। और जो आज की जो सरकार है उसकी जो पॉलिसीज है वो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में है ना। इसलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन को भी खत्म किया। और इस तरह से आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलराइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको बढ़ाया जा रहा है। अब ये हुआ कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब लड़ाई हो रही है, क्या सही है ना। एक पक्ष हुआ ग्लोबलाइजेशन का समर्थक, एक हुआ पहली वाली व्यवस्था नेहरूवियन इकोनॉमी। अब यहां पे हो रही है लड़ाई, सुन लीजिए, यहां पे हो रही है लड़ाई। एक है लेफ्ट विचारधारा के लोग, वामपंथी लोग, है ना, समाजवादी वामपंथी लोग एक कैंप में खड़े हैं और दूसरे कैंप में खड़े हैं दक्षिणपंथी लोग। दोनों लोग कैसे कैसी ग्लोबलाइजेशन को देख रहे हैं, है ना। वामपंथी लोगों का कहना है कि इससे गरीबी बढ़ी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीबी, राइज अप पॉवर्टी हो गई है, गरीबी बढ़ गई है और गैर बराबरी बढ़ गई है ना। और सरकार जो है स्टेट इज रोलिंग बैक फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स, सरकार जनता की सुविधा के लिए लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं उससे अपने पांव को पीछे खींच रहा है और अमीरों को फायदा दे रहा है और गरीबी और बढ़ रही है। रिच बिकमिंग रिचर, पुअर बिकमिंग पुअरर, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। और ग्लोबलाइजेशन को, ये लेफ्ट लोगों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में मत पड़ो, ये वैश्विक पूंजीवाद है, ये अब एक नया रूप लेके आया है, हमको ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जा रहा है, इसमें मत पड़ो। क्योंकि जैसे ही आप ग्लोबलाइजेशन को पूंजीवाद कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वो मजदूरों का शोषण करेगा, कमाएगा कोई और खाएगा कोई और। तो वो ग्लोबलाइजेशन को वैश्विक पूंजीवाद का एक नया चेहरा समझ रहे हैं ना, अपना चेहरा बदल के आया है। इसलिए वो कह रहे हैं खबरदार, ये ग्लोबलाइजेशन से गरीबी बढ़ेगी। और खासकर इंडियन सोशल फोरम के थ्रू, ट्रेड यूनियन के थ्रू एक ग्लोबलाइजेशन का विरोध होता है ना, ग्लोबलाइजेशन का विरोध होता है। कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन के विरोध करने वाले कुछ और लोग हैं, उनको हम लोग कहते हैं दक्षिणपंथी लोग, राइट विंग लोग। वो राइट विंग लोग ग्लोबलाइजेशन को किसी और इशू से विरोध कर रहे हैं। वो विरोध इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि इससे गरीबी बढ़ रही है या मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, सॉरी गरीबी बढ़ रही है। इनका प्रॉब्लम कुछ और है। इनका जो क्रिटिसिज्म होता है ना, वो कल्चरल क्रिटिसिज्म होता है, सांस्कृतिक आलोचना ये करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है ना। इनका जो क्रिटिसिज्म होता है ज्यादातर होता है कल्चरल सांस्कृतिक होता है। उनका कहना है कि देखो ग्लोबलाइजेशन बहुत ही बुरी चीज है। आप पूछो कैसे बुरी चीज है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है, हमारा कल्चर बर्बाद हो गया। कॉलेज में देखो, यूनिवर्सिटी में देखो, लड़कियां वेस्टर्न कपड़ा पहन रही हैं, है ना, वैलेंटाइन डे मना रही हैं। उफ, क्या इंडिया बर्बाद हो रहा है, बंद कर दो इसको, है ना, बंद करो इसको, इस ग्लोबलाइजेशन को, है ना। उनका विरोध, टीवी पे कितने गंदे गंदे टीवी दिखाए जाते हैं, क्या क्या शो आता है टीवी के ऊपर, ये सब आजकल ना बहुत सारे चैनल और बहुत सारे आपको, ये ग्लोबलाइजेशन ठीक नहीं है, ये हमारी पूरे नस्लों को बर्बाद कर दे। ऐसी बातें ट्रेन में, बस में अंकल जी चाचा जी करते हुए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आजकल के बच्चे बड़े बिगड़ रहे हैं, जब से मोबाइल फोन आया है, ये आया है,
लड़कियां रात को मैसेज कर रही हैं, फोन कर रही हैं, कॉलेज में मत भेजो, वेस्टर्न कपड़ा। और कई बार मैं देखता हूं, एक जगह मैं पढ़ा भी रहा था, वहां पे एक टीचर थी, वो किसी लड़की को आते, ये क्या पहन के आप आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है ये स्कूल कॉलेज कैसा है, अच्छे कपड़े पहन के आओ बेटा, ऐसा मत पहनना चाहिए। ऐसे भी लोग करते हैं। तो ये एक तरह का ग्लोबलाइजेशन का सांस्कृतिक क्रिटिसिज्म है। वो ग्लोबलाइजेशन को की आलोचना एक अलग वजह से कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां गरीबी, भूखमरी, इसके ये यहां पे जोर है। लेफ्ट जो क्रिटिसिज्म कर रहा है वहां गरीबी, भूखमरी, अर्थव्यवस्था, शोषण है। और यहां क्या है? सांस्कृतिक है। वैलेंटाइन डे मन रहा है, टीवी शो आ रहे हैं, ड्रेस का वेस्टर्नाइजेशन हो गया। खासकर लड़कियां जो है ना वो क्या कर रही हैं? ड्रेस पहन रही है, वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हैं। और ये लोग अगर आर्थिक मामलों पे अगर इनसे बात करेंगे तो ये लोग सिर्फ यही दबी जुबान में कहते हैं कि हमें भारत को क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस को क्या बोलते हैं, मतलब खुद पे ही ये आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए आ गया ना यार, आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे आत्मनिर्भर कैसे करोगे, कुछ पता नहीं है। बेसिकली उनका क्या मकसद है, जहां तक मैं समझता हूं कि ग्लोबलाइजेशन को किसी तरह से सांस्कृतिक मामलों में वो क्रिटिसाइज करके ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का भी उनकी नियत नहीं है। और थोड़ा उसको क्रिटिसिज्म करके ये भी लगता है कि हमारा संस्कृति, हमारा देश, हमारा कितना महान है ना। और आप देखेंगे जो लोग इस चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे उन्हीं के घर में सारे चैनल चल रहे होंगे, है ना। जो लोग लाठी लेके चलते हैं वैलेंटाइन डे में लड़का और लड़की को पीटने के लिए ना, हाँ वही लोग जो हैं वही काम वो खुद वैलेंटाइन डे मना के कहीं पे आए हों। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं और बहुत लोग मनाते हैं। आप क्या कर लोगे उनका, है ना मेरी बात। और मैंने आपको बताया था कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की जो संस्कृति होती है वो उसके अंदर में एक हेट्रोजिनिटी होती है, यानी एक संस्कृति जब दूसरे देश में जाती है तो एक नया रूप ले लेती है। ऐसा नहीं होता कि एक संस्कृति दूसरे देश में जाती है तो उसको गायब कर देती है ना। मिसाल के तौर पे अगर हिंदू समाज है उसका असर मुस्लिम समाज के ऊपर है कि नहीं, और मुस्लिम समाज का असर हिंदू समाज के ऊपर है कि नहीं। अगर यहाँ पंजाबी है तो पंजाबियों ने दिल्ली वालों को इन्फ्लुएंस किया, दिल्ली वालों ने पंजाबियों को इन्फ्लुएंस किया, है कि नहीं है। मैं बता रहा हूं बिहार में कुछ लोग दिल्ली में मेरे यहां से आए थे, यहां दिल्ली में इलाज कराने के लिए, तो वो राजमा चावल सबसे पहले उन्होंने राजमा बनाया था। हम बिहार में हम नहीं खाए थे राजमा क्या सबसे, जी नहीं हमारे यहाँ दाल अरहर की, मसूर की, ये सब दाल होती है, उड़द की भी होती है, लेकिन राजमा का जो दाल है, मैं कोई साहब दिल्ली आए तो वो लेके वहां पे गए हुए थे। तो अब हम लोग भी राजमा वहां पे खाते हैं, तो हमारा चॉइस बढ़ा या घटा? बड़ा। ऐसा नहीं है कि हमने अरहर खाना बंद कर दिया वहां पे। तो जो ये दक्षिणपंथी लोग हैं उनको ग्लोबलाइजेशन से ये जी बोलिए, जो दक्षिणपंथी जो लोग हैं उनको ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये हमारा कल्चर को खराब कर रहा है, भारतीय कल्चर को खत्म कर दिया। लड़कियां लोग जो हैं वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, ओफो पूरा वैलेंटाइन डे मन रहा है, टीवी पे गंदी गंदी चीजें चल रही है, और आत्मनिर्भर बनाना है और ट्रेडिशनल कल्चर की तरफ चलना है। अब ट्रेडिशनल कल्चर क्या होता है मुझे नहीं पता, ट्रेडिशनल कल्चर क्या होता है आप बताओ। अगर एक चीज आप बताओ, जो लोग धार्मिक गुरु लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल कल्चर के पास चलो, वही लोग माइक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वीडियो कैमरा जो इस्तेमाल कर, जो इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो डाल रहे हैं, वो ट्रेडिशनल है कि वो मॉडर्न है? आप बताओ, बोलो। बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल की, लेकिन उनका इंस्टाग्राम पे एक मिनट में उन बाबा लोगों का आ रहा है, रील आ रहा है ना, अरे बच्चा ये मत करो, वो मत करो। तो जो ट्रेडिशनल की बात कर रहा है वही आधुनिकता में कितना सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं है। आप फेसबुक के उनके इतने चैनल है, इतने फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सब बाबा लोग कहते हैं, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भाई आप जंगल में जाके ज्ञान दो ना, आप उनको जाके। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। अब रही बात कि ग्लोबलाइजेशन के विरोधी जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन पर से बुरा नहीं है, हम ग्लोबलाइजेशन को फेंकना नहीं चाहते हैं पूरी तरह से, हम पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन के विरोधी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ हिस्सों से हमारा प्रॉब्लम है ना। अगर ग्लोबलाइजेशन रोजगार पैदा करे, अगर ग्लोबलाइजेशन सुख सुविधा को पैदा करे, अगर ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट को तबाह ना करे,
अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हो जाए, आप आसानी से लंदन पढ़ने चले जाएं, लंदन का कोई लड़का यहां पढ़ने के लिए आ जाए, तो अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से रोजगार बढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारी संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं, लोग इन्वायरमेंट का प्रदूषण नहीं हो रहा है और तरक्की भी हो रही है, तो ये इस तरह का ग्लोबलाइजेशन अगर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ग्लोबलाइजेशन से हमें दिक्कत नहीं है ना, हमें ग्लोबलाइजेशन के कुछ पहलू से दिक्कत है। जैसे अगर मैं क्लास में आपको अच्छा ना पढ़ाऊं तो आप ये कहते हैं कि हम टीचर दूसरा चाहते हैं, है ना, हमें टीचर से प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा टीचर चाहते हैं क्योंकि ये टीचर अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और एक दूसरी बात हो कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें टीचर नहीं चाहिए। ये दो अलग अलग बातें हैं ना। तो जो एंटी ग्लोबलाइजेशन वाले कुछ लोग हैं, एक तीसरा ग्रुप है, उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन बुरी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे पॉलिसीज हैं, बहुत सारे उसके फीचर्स हैं, वो बुरे हैं, उसको दूर करना चाहिए, है ना। तो हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा, आज के क्लास में पढ़ा ग्लोबलाइजेशन क्या है। भारत में ग्लोबलाइजेशन जो है वो कॉलोनियल टाइम में भी बहुत लोग कहते हैं कि उस दौर में भी ग्लोबलाइजेशन था, क्योंकि उस जमाने में भी पूंजी का, व्यक्ति का और वस्तु का आदान प्रदान होता था। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं, स्केल उतना खतरनाक नहीं था, उतना ज्यादा नहीं था। फिर नेहरू जी और गांधी जी ने देश की क्रांति की, यहां राष्ट्रीय आंदोलन किया, फिर भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद जो हमने अर्थव्यवस्था फॉलो किया उसको हम कहते हैं मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे क्या था कि हमको इंपोर्ट को, आयात को कम करना है, हमको सरकार जो होगी वो वेलफेयर एक्टिविटीज में ज्यादा रोल अदा करेगी, सरकारी कंपनियां बड़े बड़े उद्योग धंधे में रहेगी। लेकिन 1990 के बाद से जो नई अर्थव्यवस्था भारत में फॉलो किया गया उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी आपको निजीकरण। इन लोगों का जो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में जो लोग थे उनका कहना है कि नहीं, पहले वाले सिस्टम में गरीबी दूर नहीं हुई, विकास का दर बहुत कम हो गया और रोटी कपड़े मकान जैसे बुनियादी मसाइल को छोड़ दिया गया और सरकार जो था उसमें नौकरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उद्योग धंधा जो करना चाहता था उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पे आप क्लियरेंस लेते लेते आप थक जाओगे, आपके जूते घिस जाएंगे। इसलिए जो नई अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा सही है, उसको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने की जरूरत है और हम लोगों को पहले वाले सिस्टम को से दूर निकलने की जरूरत है। जब ग्लोबलाइजेशन को 10 साल 20 साल 30 साल के एक्सपीरियंस इंडिया में हो गए तो क्या उसका प्रभाव पड़ा, तो दो तरह के लोग हैं। लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ गई, राज्य की कैपेसिटी कम हो गई, राज्य की बांह जो है ना, हाथ, उसको मल्टीनेशनल कंपनियां मरोड़ रही हैं, हमारे पॉलिसीजों में दखल अंदाजी विदेश की कंपनियां कर रही हैं, वित्तीय संस्थान कर रहे हैं और सरकार वेलफेयर का काम नहीं कर पा रही है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और ग्लोबलाइजेशन को जिस तरह से शहद लगा के पेश किया जा रहा है, इसमें हमें फंसने की जरूरत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन पूंजीवाद का ही एक नया रूप है। दूसरी तरफ इस ग्लोबलाइजेशन के विरोध करने वाले दक्षिणपंथी लोग हैं, उनका कहना है कि ट्रेडिशनल कल्चर खत्म हो रहा है, लोग वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम अपनी संस्कृति सभ्यता को खो रहे हैं और हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। कुछ लोग और दूसरे तरह के लोग हैं, उनके कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बुरी चीज नहीं है, हम ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ जो चीजें हैं उसको हम खारिज करते हैं, जिससे गरीबी बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, जिससे रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज अपनाई जाए जिससे रोजगार बढ़े, आपको प्रदूषण खत्म हो और तो ये ठीक है।